श्याम नगर का महल फूलों और लाइटों से सजा हुआ था। बाहर नौकर फूलों की थाल लिए लाइन से खड़े हुए थे। पूरे गांव में जश्न का माहौल था क्योंकि श्याम नगर के महल की 3 बहुएं आ रही थी। आनंदी दीदी देखो तो ये तीनों महलों की बहुएं कितनी ज्यादा नसीब वाली हैं। इन्होंने कितना ज्यादा महंगा लहंगा पहना हुआ है और गहनों से भी लदालद हैं। हाँ, बस सब नसीब का ही खेल होता है। एक तरफ महल की ये तीनों बहुएं और दूसरी तरफ हम दोनों गरीब बहुएं। हमारी 1 महीना पहले ही शादी हुई और देखो हमें यहाँ महल में काम करना पड़ रहा है। गीता, दूसरों को देखकर ईर्ष्या मत करो। हम जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, हमें वहाँ खुश रहना चाहिए। अरे कावेरी, बहुएं यहाँ कब तक खड़ी रहेंगी? गृह प्रवेश नहीं करवाना क्या? कुछ देर बाद महल की तीनों बहुओं का गृह प्रवेश हो जाता है। सुरेखा, जाओ सभी शाही पकवान डाइनिंग टेबल पर लगा दो और हाँ, किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और बहुओं, तुम मेरे साथ आओ। कलावती अपने बेटे, पति और अपनी तीनों बहुओं के साथ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। सुरेखा और उसकी दोनों बहुएं डाइनिंग टेबल पर एक एक कर शाही पकवान से टेबल सजा देती हैं। खाना तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। सीमा बहू, खाना तो स्वादिष्ट होना ही था। सुरेखा बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये हमारे महल में पिछले 20 साल से रसोई संभाल रही है। सुरेखा, तुम्हारे खाने से मेरी बहू खुश हुई। कुछ देर बाद खाने का आनंद लेकर सभी अपने रूम में चले जाते हैं और सुरेखा भी अपनी बहू के साथ सभी काम समेटकर अपने घर आ जाती है। गीता, आनंदी बहू, तुमने क्या मालकिन की तीनों बहुओं को देखा? कितनी ज्यादा सुंदर हैं। नहीं, गृह प्रवेश के समय तो घूंघट डाला हुआ था और खाने के समय हम रसोई संभाल रहे थे। माँ जी, नौकर आपस में बातें कर रहे थे कि वो तीनों बहुएं ज्यादा अमीर खानदान से नहीं। क्या ये बात सच है? हाँ, मालकिन को धन दौलत का तो कोई लोभ लालच नहीं था। बस उन्हें अपने बेटों के लिए संस्कारी और अच्छी बहू की तलाश थी, इसीलिए उन तीनों को अपने घर की बहू बनाया। अच्छा बहू, अब तुम सो जाओ, सुबह को हमें जल्दी महल जाना होगा। सुरेखा की दोनों बहुएं सो जाती हैं। सुबह हो जाने के बाद वो जल्दी से महल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ महल की तीनों बहुएं तैयार हो रही थी। तभी कलावती उनके पास कपड़े और जेवर लेकर आती है। अभी बस कुछ मेहमान आने ही वाले हैं, तुम्हें उनसे मिलने नीचे आना होगा। और हाँ, यह पुश्तैनी हार और यह कपड़े पहन लो। मम्मी, सुबह सुबह इतनी हैवी ज्वेलरी और इतनी हैवी ड्रेस पहननी जरूरी है क्या? हाँ, जानवी बहू, बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि तुम श्याम नगर के महल की बहुएं बनी हो। वैसे मम्मी जी, हमें हैवी ड्रेस और हैवी ज्वेलरी पहनने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये ड्रेस और ज्वेलरी थोड़ी ओल्ड फैशन है, बस इसीलिए। देखो, यह मेरी पसंद का है, इसे अब तुम पहन लो। अब तुम महल की बहुएं बन चुकी हो, आगे जो तुम्हें पसंद आए वो तुम खरीद लेना, ठीक है? आज मेरी ही पसंद से काम चला लो। ठीक है, हम बस अभी तैयार होकर आते हैं। तीनों बहुएं तैयार होने लगती हैं और वहीं दूसरी तरफ सुरेखा की दोनों गरीब बहुएं महल के कामों में जुटी हुई थी। कुछ समय बाद कलावती की तीनों बहुएं तैयार होकर आने लगती हैं। तभी गीता उन्हें देखकर चौंक जाती है। मेरी आंखों ने जो अभी देखा, क्या वो सच है? अरे गीता, क्या सोच रही हो? आनंदी दीदी, मैंने अभी सीमा, सुरभि और जानवी को देखा। हमारे कॉलेज की लड़कियां, वो यहाँ इस महल में क्या कर रही हैं? अरे गीता, जरूर तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ होगा। वो यहाँ इस महल में क्या करने आएंगी भला? बिल्कुल महल की बहुएं लग रही थी, जैसे वो तीनों ही इस महल की बहुएं हों। उन्होंने सुंदर साड़ी पहन रखी थी, जेवर पहन रखे थे। सच में मेरी आंखों को धोखा नहीं हुआ, मैंने उन तीनों को देखा। मगर ये कैसे हुआ? वो महल की बहुएं कैसे बनी? गीता, सोचना बंद करो, बहुत सारे काम हैं, चलो मेरे साथ। आनंदी को लग रहा था कि गीता की आंखों का धोखा है और वह उसे अपने साथ रसोई में ले जाती है और फिर दोनों देवरानी जिठानी रसोई के काम करने लग जाती हैं। कुछ देर बाद रसोई में सीमा आती है। सुनो नौकरानी, जरा मुझे 1 गिलास पानी देना, और हाँ, थोड़ा ठंडा होना चाहिए।
और गीता जैसे ही मुड़कर सीमा को पानी का ग्लास देती है तो गीता को अपने सामने देख सीमा को ठंडे पसीने आने लगते हैं और उसके हाथ से पानी का ग्लास गिर जाता है। गीता, तुम यहाँ? हाँ मैं। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ अरे गीता बहू, तुम मेरी बहू से मिली। ये मेरी छोटी बहू सीमा है और तुम दोनों तो एक दूसरे को ऐसे देख रही हो जैसे एक दूसरे को बहुत जानती हो। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं इसे नहीं जानती। ये कौन है? मैं नहीं जानती। अच्छा मम्मी जी, मुझे शाम की पार्टी के लिए तैयार होना है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम जाकर अपनी तैयारी करो और गीता बहू तुम भी जल्दी से काम समेट कर घर जाकर शाम की पार्टी के लिए तैयार हो जाना। आखिर तुम भी तो मेरी बहू जैसी हो। कलावती की छोटी बहू सीमा बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और वो तुरंत सुरभि और जानवी को अपने रूम में बुलाती है। अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसे सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। सीमा, पहेलियां क्यों बुझा रही हो? क्या हुआ? साफ साफ बताओ। अरे गीता और आनंदी वो यहाँ इस महल में काम करती है, जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। तुम उन्हें कैसे भूल सकती हो? सीमा, ये तुम क्या कह रही हो? अगर वो दोनों यहाँ, वो तो हमारे सारे कारनामे जानती हैं। अगर किसी को हमारी सच्चाई बता दी तो हम इस महल की बहुएं नहीं रह पाएंगे। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। वो इस महल में नौकरानी है ना, तो बस मेरे ऊपर छोड़ो। मेरे पास एक प्लान है, मेरी बात सुनो। और महल की तीनों बहुएं मिलकर एक प्लान बनाती हैं। कुछ देर बाद महल में अफरा तफरी का माहौल होता है। तीनों बहुएं फूट फूट कर रो रही थी। अरे बहुओं, अब रोना बंद भी करो, इसमें तुम्हारी क्या गलती? वो पुश्तैनी हार मिल जाएगा, यहीं कहीं आसपास होगा। अब रोना बंद भी करो। मम्मी जी, वो पुश्तैनी हार आज शाम की पार्टी में हमें पहनना था। मम्मी जी, कहीं वो हार चोरी तो नहीं हुआ? अरे नहीं नहीं, आज तक इस महल में चोरी नहीं हुई, तो फिर आज कैसे चोरी नहीं हुई? बस यही आसपास रखा होगा। मालकिन जी, कोना कोना देख लिया लेकिन कहीं पुश्तैनी हार नहीं मिला। मम्मी जी, अब तो मुझे लगता है सभी नौकरों की तलाशी लेनी ही पड़ेगी। कलावती को अपने नौकरों पर भरोसा था। वो उनकी तलाशी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन अपनी बहू के बार बार कहने पर वो तलाशी लेने के लिए मान जाती है। एक एक कर सभी नौकरों की तलाशी होती है, माली की भी तलाशी होती है। लेकिन कुछ देर बाद गीता के पास वो पुश्तैनी हार मिलता है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। ये पुश्तैनी हार तुम्हारे पास क्या कर रहा है? क्या तुमने इसे चोरी किया? नहीं नहीं मालकिन जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बहू चोरी? नहीं नहीं, वो चोरी नहीं कर सकती, मुझे विश्वास है। गीता बहू, बताओ ना, तुम्हारे पास ये हार कैसे आया? माँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि यह हार मेरे पास आया तो आया कैसे। देखो सुरेखा, मुझे तुम्हारे ऊपर तो भरोसा है, तुम चोरी नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी बहुएं अभी कल ही महल में आई। महल में इतना सारा जेवर देखकर तुम्हारी बहू की नीयत फिसल गई, इसलिए उसने चोरी की। तुझे जरा शर्म नहीं आई? तेरी सास इतने साल से महल में इज्जत से काम कर रही थी और तूने जरा ख्याल नहीं किया? मालकिन जी, गीता चोरी नहीं कर सकती। हमारा कीमती पुश्तैनी हार इसी के पास मिला है, तो चोरी भी इसी ने की है। मम्मी जी, अब आप खड़ी खड़ी क्या देख रही हैं? इन तीनों को धक्का मार के निकालिए। आज हार चुराया है, कल न जाने क्या चुराए। तुम तीनों को तो मैं। गीता, शांत हो जाओ, अभी कुछ मत कहो। सुरेखा, तुम बहुत साल से इस महल में काम कर रही थी, बस इसीलिए पुलिस को नहीं बुला रही। अभी के अभी अपनी बहुओं के साथ इस महल से निकल जाओ। सुरेखा अपनी दोनों बहुओं के साथ महल से वापस घर आ जाती है। सुरेखा बहुत ही ज्यादा दुखी थी। तभी उसकी बड़ी बहू आनंदी कहती है, माँ जी, क्या आपको भी लगता है कि गीता चोरी कर सकती है? मुझे तो विश्वास है, लेकिन महल के सभी लोग हमें चोर समझते हैं। इतने सालों की इज्जत खाक में मिल गई। न जाने ये चोरी का दाग कब धुलेगा, कब। तीनों सास बहू परेशान ही थी कि तभी सुरेखा के दोनों बेटे भी घर वापस आ जाते हैं। अरे, तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए? माँ जी, महल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमें भी काम से निकाल दिया। माथे पर चोरी का इल्जाम मड़ा, वो अलग से, नौकरी से हाथ धोया, वो अलग से। अब न जाने क्या होगा। आनंदी दीदी, आप सबको बता क्यों नहीं देती कि महल की तीनों बहुओं ने जानबूझकर हमें महल से निकालने के लिए हमारे ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया?
गीता, सच्चाई देर से ही सही लेकिन सबके सामने आएगी जरूर। कॉलेज के टाइम पर आपने जो उनकी मदद की उसका सिला उन्होंने ये दिया। उन तीनों लड़कों के चंगुल से उन तीनों को किसने बचाया? आपने। देखिए आपकी भलाई का उन्होंने क्या सिला दिया। गीता, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सुरेखा के दोनों बेटे भी महल में ही काम करते थे और अब पूरा घर बेरोजगार हो चुका था। उनके घर का चूल्हा भी ठीक तरह से चल नहीं पा रहा था और वहीं दूसरी तरफ महल में तीनों बहुएं शान और शौकत से ठाट बाट से रह रही थी। गीता और आनंदी को महल में देखकर मेरी तो सांसें ही अटक गई थी। अब खुलकर सांस ले पा रही हूँ। शांत हो जाओ, दीवारों के भी कान होते हैं। तभी वहाँ तीनों की सास कलावती आती है। अरे बहुओं, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे गांव में 5 साल में एक बार ड्रेस कंपटीशन होता है जिसमें गांव की सभी औरतें पार्टिसिपेट करती हैं। इस कंपटीशन को मेरी दादी सास ने, मेरी सास ने और मैंने जीता है और अब तुम इस महल की बहू हो तो इस कंपटीशन को तुम्हें जीतना होगा, ठीक है? मम्मी जी, बस इतनी सी बात। देखना, इस कंपटीशन को इस बार भी महल की बहुएं ही जीतेंगी और कोई नहीं जीत पाएगा। और महल की बहू जीते भी क्यों ना, उनके पास धन दौलत की, पैसे की कमी थोड़ा ही ना है। वो बड़े से बड़े डिजाइनर की ड्रेस पहनकर इस कंपटीशन को जीत सकती है। अरे नहीं बहू, तुम समझी नहीं। इस कंपटीशन में अपने हाथ की बनी डिजाइनर ड्रेस पहननी होती है। बस तुम्हें इस कंपटीशन की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। महल की बहू को ही जीतना है, समझ रही हो ना? मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। अभी से तैयारी में जुट जाओ। महल की बहू बनने का क्या फायदा जब अपने ही हाथ से सिलाई कर ड्रेस बनानी होगी। मुझे नहीं करना इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट। हाँ सीमा बहू, तुमने कुछ कहा? नहीं, अच्छी बात है। देखो, इस कंपटीशन को महल की बहू को ही जीतना है, ये बात भूलना मत। इस गांव में हमारी शाख है और वो शाख टूटनी नहीं चाहिए। कलावती के कहने के बाद महल की बहुएं भी इस कंपटीशन की तैयारी में जुट जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ गांव की और औरतें भी, सुरेखा की दोनों गरीब बहुएं भी इस कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। आज तक इस प्रतियोगिता में कोई नहीं जीता। महल की ही औरतें इस प्रतियोगिता को जीतती आ रही हैं। ये तो परंपरा से बन गई। गांव की औरतें बेकार में ही इस प्रतियोगिता में भाग लेती हैं, इतनी मेहनत करती हैं और बाजी महल की बहुएं मान लेती हैं। वो तो महलों में रहती हैं, उनके पास पैसों की कमी थोड़ी ना है, महंगे से महंगा कपड़ा खरीद सकती हैं। बेचारे गांव के लोग मेहनत मजदूरी कर कहाँ सुंदर ड्रेस बना पाते होंगे। हाँ गीता बहू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। महंगे कपड़ों की तो बात ही अलग होती है जिस वजह से वो प्रतियोगिता को जीत जाती हैं। तुम दोनों बहू मेहनत मत करो, इस प्रतियोगिता में भाग मत लो। माँ जी, पीछे हटने से तो अच्छा है एक बार कोशिश ही कर लेते हैं। अगर 1% हम जीत जाते हैं तो हमारे पास पैसे होंगे जिन पैसों का हम कोई भी कारोबार कर सकते हैं। ठीक है बहू, जो तुम्हें करना है करो। सुरेखा ऐसा कहकर चली जाती है। आनंदी गीता के साथ ड्रेस बनाने के लिए कपड़ा खरीदने जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ महल की तीनों बहुएं भी शॉपिंग पर जा रही थी। तभी उन्हें देखकर रुक जाती हैं। ओह, तो अच्छा, तुम दोनों गरीब बहुएं भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो। क्या लगता है कि तुम इस ड्रेस कंपटीशन में जीत जाओगी? तुम्हारी कोशिश बेकार है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, वो पैसे तुम्हारे खाने में काम आएंगे। हम दोनों गरीब बहुएं इस ड्रेस कंपटीशन में तुम तीनों महलों की बहुओं को हराकर कैसे धूल चटाते हैं, देखना। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन इतने बड़े बड़े सपने देखना अच्छी बात नहीं। सपने वही देखो जो पूरा कर सको। इसलिए कहती हूँ, तुम्हारे पास कपड़ा खरीदने के पैसे नहीं, पैसे बचा कर रखो, तुम्हारे काम आएंगे। देखो, अगर हम इस ड्रेस कंपटीशन में हार जाते हैं तो हम भूल जाएंगे कि हम कभी एक साथ भी रहा करते थे, और अगर हम इस ड्रेस कंपटीशन को जीत जाते हैं तो तुम्हें सबके सामने हमसे माफी मांगनी होगी और हमारे ऊपर जो झूठा चोरी का इल्जाम लगाया है उसे हटाना होगा, और तुम्हें अपनी सास को भी अपनी सारी सच्चाई बतानी होगी। कहो, तैयार हो? वैसे इस ड्रेस कंपटीशन को तो हम ही जीतने वाले हैं, तुम तो हार ही जाओगे। और हाँ, अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें अपने ससुराल वालों के साथ इस गांव को छोड़कर जाना होगा। बताओ, शर्त मंजूर? ठीक है, हमें मंजूर है, और तुम भी भूलना मत।
तीनों बहू बड़ी दुकान पर जाती हैं और वो डिजाइनर ड्रेस बनाने के लिए महंगे से महंगा कपड़ा खरीदती हैं। आपको ऐसी शर्त लगाने की जरूरत ही क्या थी जिसमें साफ साफ पता हो कि हमारी हार होगी। गीता, हार तभी होती है जब हम मान लेते हैं, और वैसे भी अपने ऊपर जो चोरी का धब्बा लगा है उसे इसी तरह से मिटाया जा सकता है। अब यह ड्रेस कंपटीशन सिर्फ कंपटीशन नहीं रह गया, हमारी इज्जत का भी सवाल है। हमें हर हाल में जीतना होगा। मगर कैसे? हमारे पास तो महंगी ड्रेस बनाने के लिए पैसे भी नहीं, और सस्ते कपड़े में अच्छी ड्रेस कैसे बनेगी? गीता, कमला काकी के यहाँ 3 मोर हैं, हमें मोर के पंख वहाँ मिल जाएंगे, चलो मेरे साथ। और मोर के पंख के साथ तुम क्या करने वाली हो? मेरे दिमाग में एक आइडिया है, तुम चलो तो मेरे साथ। और फिर दोनों गरीब बहुएं कमला काकी के यहाँ आती हैं और वहाँ से बहुत सारे मोर के पंख लेकर जाती हैं। और घर जाने के बाद आनंदी गीता को बताती है कि वो मोर के पंख की सुंदर ड्रेस बनाने वाली है। अरे वाह, मोर के पंख की ड्रेस! अगर मोर के पंख की ड्रेस बनकर तैयार हो गई तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा, धमाल ही हो जाएगा। हाँ, बस यही सोचकर मोर के पंख की ड्रेस बना रही हूँ, क्योंकि ये ड्रेस सबसे यूनिक और सबसे अच्छी होगी। बस फिर क्या था, दोनों गरीब बहुएं मोर के पंख की ड्रेस बनाने में जुट जाती हैं। पूरे 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद दोनों गरीब बहू की मोर के पंख की ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ महल की तीनों बहुएं भी डिजाइनर ड्रेस बना रही थीं। बहुओं, ड्रेस तो ऐसी बनी है ना जो हम इस कंपटीशन में जीत जाएं। लेटेस्ट मनीष मल्होत्रा के डिजाइन की कॉपी की है, देखना इस ड्रेस कंपटीशन में तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। महल की तीनों बहुओं को लग रहा था कि उन्होंने महंगी डिजाइनर ड्रेस बनाई है तो वो ही इस कंपटीशन को जीतेंगी। अगली सुबह, कलावती जी, इस बार भी क्या तुम ही बाजी मारने वाली हो? अरे ये भी क्या पूछने वाली बात है, पिछले 15 साल से इस प्रतियोगिता को महल की औरतें ही तो जीतती आ रही हैं। इस साल भी क्या परंपरा टूट जाएगी? इस साल भी कलावती जी की बहुएं ही प्रतियोगिता जीतेंगी। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। कुछ देर बाद महल की तीनों बहुएं अपनी महंगी डिजाइनर ड्रेस पहनकर इस स्टेज पर आती हैं, जिन्हें देखकर सबकी आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि ड्रेस बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी हुई थी। सबको लग रहा था कि इस कंपटीशन को महल की बहुओं ने ही जीता है, क्योंकि चारों तरफ से तालियों की आवाजें गूंज रही थी। चारों तरफ की तालियों की गूंज से तो लग रहा है कि मेरी बहुओं ने ही इस कंपटीशन को जीता है। चलो, मेरी बहुओं ने मेरी नाक नहीं कटने दी, परंपरा को नहीं टूटने दिया, महल की औरतों ने ही इस कंपटीशन को जीता। अच्छी बात है। कलावती बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन कुछ देर बाद जब सुरेखा की दोनों गरीब बहू मोर के पंख की बनी ड्रेस पहने इस स्टेज पर आती हैं तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सब अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दोनों गरीब बहू के मोर के पंख की बनी ड्रेस बहुत ही ज्यादा यूनिक, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। सब तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे थे। मोर के पंख की ड्रेस, वाकई में यह तो बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट है। तुमने तो कमाल ही कर दिया, ऐसी ड्रेस तो मैंने आज तक नहीं देखी। मोर के पंख की ड्रेस, वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये ड्रेस कितनी ज्यादा यूनिक लग रही है। अरे सुरेखा की बहुओं ने तो कमाल ही कर दिया। ये सिलाई जानती है ये तो मालूम था, लेकिन इतनी अच्छी जानती है ये मालूम नहीं था। मोर के पंख की ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो अपनी बेटी के लिए ऐसी ही मोर के पंख की ड्रेस बनवाऊंगी। दोनों गरीब बहू के मोर के पंख की ड्रेस की चारों तरफ से तारीफ हो रही थी, और आज तक जो नहीं हुआ वो आज हो जाता है। 15 साल में पहली बार गरीब लोगों ने इस कंपटीशन को जीता था, और अब बारी थी महल की तीनों बहू की माफी मांगने की और सबके सामने सच्चाई लाने की। तुम तीनों को लग रहा था कि हम इस कंपटीशन को नहीं जीत पाएंगे, इसलिए तुमने शर्त लगाई, लेकिन अब हम जीत चुके हैं। चलो, शर्त के मुताबिक जो करना है करो। एक तो हम इस कंपटीशन को हार गए और ऊपर से हमें सच्चाई भी बतानी होगी। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है आनंदी ठीक कह रही है। तुम दोनों हमें माफ कर दो। कॉलेज के समय भी तुमने हमारी मदद की, हम तुम्हें समझ ही नहीं पाए। हमें लगा कि तुम हमारी सच्चाई सबके सामने लेकर आओगी, मगर तुम दोनों बहुत अच्छी हो सके तो हमें माफ कर देना, प्लीज हमें माफ कर दो।
और उसके बाद तीनों बहुएं अपनी सास के पास जाती हैं और उन्हें एक एक कर सब कुछ बता देती हैं। ये तुम तीनों क्या कह रही हो? आखिर ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस हमें इसी बात का डर था, इसीलिए हमने दोनों गरीब बहुओं के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। माफी तुम्हें मुझसे नहीं, सुरेखा और उसकी दोनों बहुओं से मांगनी चाहिए। सुरेखा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बहुओं को गलत समझा, सबके सामने इनकी इंसल्ट की। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे और मेरी बहुओं के ऊपर से चोरी का धब्बा मिट गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मालकिन जी, आप अपनी तीनों बहुओं को माफ कर देना। कॉलेज के समय उनसे जाने अनजाने में जो गलती हुई उसकी उन्हें कोई बड़ी सजा मत देना। सुरेखा, तेरी दोनों बहुएं बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। सच्चाई जानने के बाद कलावती अपनी तीनों बहुओं को महल से नहीं निकालती और उन्हें उस गलती के लिए माफ कर देती है। तीनों को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और वो बार बार गीता और आनंदी से माफी मांगती हैं और अब दोस्त बनकर एक साथ एक ही गांव में रहती हैं